हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज और एक मॉक सेशन हम कर लेते हैं आपका फॉर द जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र सोशियोलॉजी सेक्शन। आज जिस टॉपिक पे हम मॉक करने वाले हैं वो है पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपका पहला सवाल जो है जो फ्रेम किया गया है, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर एग्ज़ाम एंड द पैटर्न ऑफ योर एग्ज़ाम, उसमें जो पहला क्वेश्चन फ्रेम्ड है वो है विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस पोवर्टी एज। डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी पूछा गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नीचे ऑप्शंस में दी गई है वो पोवर्टी को डिफाइन करती है एज डिप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज़ एंड पावर नेसेसरी फॉर एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपने बता देना है ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। क्या ये वर्ल्ड बैंक ने दी है, क्या ये यूनाइटेड नेशंस ने दी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने दी है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दी है। डियर स्टूडेंट्स, जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है ये आप याद रख लें। द पॉवर्टी विच हैज़ बीन डिफाइंड एज डिप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज एंड पावर नेसेसरी फॉर एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डियर स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन राइट्स नेशनल काउंसिल ने दी है। ये डेफिनेशन ह्यूमन राइट्स नेशनल काउंसिल ने दी है। इट इज़ क्योंकि आपके दिन नज़दीक आ रहे हैं, आपका डेट निकल चुका है, टेंटेटिव डेट कि आपका एग्ज़ाम 23 जून को होने वाला है। आपको अपनी प्रिपरेशन अब थोड़ी पेसअप करनी पड़ेगी, प्लस मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा कर लें सो दैट कि आपको आइडिया लगी कि कितनी बेहतर प्रिपरेशन हुई है एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह से पूछे जा सकते हैं और किस किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, सो मूविंग अहेड, आपका दूसरा जो क्वेश्चन है फ्रेम किया गया है इस टॉपिक पे, टॉपिक कॉल्ड पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो है विच टाइप ऑफ पोवर्टी इज़ जनरली काज्ड बाय सडन क्राइसिस एंड इज़ ऑफ्टन टेम्परेरी। कौन सी किस्म की जो पोवर्टी है, गुर्बत है, वो सडन क्राइसिस की वजह से आती हैं या और वो अक्सर आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है, ये आपने बता देना है। इट्स ज़ूम कि हम ये जूम करके चलते हैं, आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, आप क्वेश्चन देखा करें, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, ऑप्शंस देखा करें एंड ट्राई टू गेस द अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन। खुद से भी मैं भी यहाँ से बताऊँगा सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि हम क्वेश्चंस को कहाँ तक कर पा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये जनरेशनल पोवर्टी है जो विच इज़ जनरली कॉज्ड बाय सर्टेन क्राइसिस एंड इज़ ऑफ्टन टेम्परेरी, या एब्सोल्यूट पोवर्टी, सिचुएशनल पोवर्टी और रिलेटिव पोवर्टी। डियर स्टूडेंट्स, ये पोवर्टी सिचुएशनल पोवर्टी है जो जनरली कॉज्ड बाय सडन क्राइसिस से हो और टेम्परेरी होती हो, ठीक है, उसे हम वो सिचुएशनल पोवर्टी होती है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इसी सेक्शन पे फ्रेम ऐसे हुआ है, व्हाट रेफर्स टू सीवियर डिप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, वाटर, हेल्थ केयर एंड शेल्टर। इसे हम क्या कहते हैं जब सीवियर शॉर्टेज हो बेसिक ह्यूमन नीड्स की, फूड की, वाटर की, हेल्थ केयर की एंड शेल्टर की। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हम उसे रूरल पोवर्टी कहते हैं, अर्बन पोवर्टी कहते हैं, एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं या रिलेटिव पोवर्टी कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एब्सोल्यूट पोवर्टी। इट इज़ द डेफिनेशन गिवन इन द क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी, राइट। सिमिलरली आपका नंबर 4 क्वेश्चन है जो फ्रेम किया गया है, विच इज़ एज which expert panel updated India's official poverty line based on a per capita daily expenditure measure? आपने बताना है कौन सी कमेटी या एक्सपर्ट ग्रुप है जिन्होंने इंडियाज़ ऑफिशियल पोवर्टी लाइन है वो बेस कर दी है ऑन पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये प्लानिंग कमीशन है, क्या ये लाकडा कमेटी है, क्या ये रंगराजन एक्सपर्ट ग्रुप है या रंगराजन कमेटी या तेंदुलकर कमेटी, ये आपने बताना डियर फ्रेंड्स। द एक्सपर्ट पैनल जिन्होंने अपडेट किया है इंडियाज़ ऑफिशियल पोवर्टी लाइन, जिन्होंने इसे बेस किया ऑन पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो डियर स्टूडेंट्स है रंगराजन एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, रंगराजन एक्सपर्ट ग्रुप था ये, दोज हु बेस्ड देयर द ऑफिशियल पोवर्टी लाइन ऑन पर कैपिटा डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, पर कैपिटा मीन्स पर हेड, या तो आइडिया होगा डियर स्टूडेंट्स। सो दे अनदर इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पार्ट्स मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ वो आपके करेक्ट ऑप्शन है टू द क्वेश्चंस, टू द रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस, वो आपने देखने हैं। सो सिमिलरली नंबर 5 फॉर यू इज़ कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे
इन इंडिया फॉर पुअर्टी डेटा। अगर हमें पुअर्टी का डेटा लेना है हिंदुस्तान से तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करती है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, हिंदुस्तान में फॉर पुअर्टी डेटा। क्या ये नीति आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, या NASSCOM से हम शॉर्ट में NASSCOM कहते हैं, ये एक्रोनियम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो जो हमारा ये डेटा कलेक्ट करते हैं, दिस इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डियर स्टूडेंट्स, जो कंडक्ट करती हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हिंदुस्तान में फॉर पुअर्टी डेटा। सो दिस इज़ द पार्ट सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली आपका छठा क्वेश्चन जो है फ्रेम ऐसे किया गया है, विच इज़ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसे भी देख के जाना है। विच टाइप ऑफ पुअर्टी इज़ प्रिविलेंट अक्रॉस सेंसस टाउन एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। आपने बता देना है कौन सी टाइप की पुअर्टी प्रिविलेंट है, एग्जिस्ट होती है अक्रॉस सेंसस टाउन्स एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़। क्या ये रूरल पुअर्टी है, सब अर्बन पुअर्टी है, क्या ये अर्बन पुअर्टी है, या रीजनल पुअर्टी? तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रिविलेंट अक्रॉस पुअर्टी प्रिविलेंट अक्रॉस सेंसस टाउन्स एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ है, वो हमारी है रूरल पुअर्टी डियर स्टूडेंट्स। वो है it's the rural poverty which is prevalent across census towns and non-metropolitan areas obviously। so नंबर 7 आपके लिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, which asks you which effect of poverty can raise overall health care costs in an economy। अब पूछा जाता है कि क्या कौन सा जो इफ़ेक्ट है ऑफ पोवर्टी जो रेज कर सकता है ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट्स इन एन इकोनॉमी। कौन सी पोवर्टी की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो हमने देखने हैं। क्या ये डिजीज़ बर्डन है, क्या ये हेल्थ इन्फ्लेशन है, क्या ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, क्या ये मेडिकल टूरिज़म है, ये आपने बता देना है। कौन सा इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट आपसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो वो इफ़ेक्ट आपने बताना है डियर स्टूडेंट्स। इसे हम ये हेल्थ केयर इन्फ्लेशन जो है, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ पुअर्टी दैट कैन बी दैट मे रेज ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट्स इन एन इकोनॉमी। जब जो पुअर्टी का इफ़ेक्ट होता है जो रेज करता है हेल्थ केयर कॉस्ट्स इकोनॉमी में, उसे हम हेल्थ इन्फ्लेशन कहते हैं, या वो इफ़ेक्ट होता है इस पुअर्टी का, ठीक है, वो आपने इस पर ध्यान देना है। सिमिलरली नंबर 8 फ्रेम इट फॉर यू इज़ बाय लिमिटिंग फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, टू द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर एक इकोनॉमी का सेक्टर होता है, ठीक है, जिसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स जो हैं रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, सिक्योरिटी उनकी नहीं होती। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। हम डिस्कशन को वहाँ नहीं ले जाते हैं। बाय लिमिटिंग फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी टू द इनफॉर्मल सेक्टर, पोवर्टी डिप्राइव्स पीपल ऑफ विच की रिसोर्सेज, ठीक, आपने बता देना है। अगर हम जो लिमिट करेंगे फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी तो इसी सेक्टर की इनफॉर्मल सेक्टर की जो फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी इसे लिमिट करते हैं। तो जो पोवर्टी है डिप्राइव करती है, पोवर्टी डिप्राइव्स पीपल ऑफ विच की रिसोर्स, कौन से रिसोर्स से वो डिप्राइव करती है? लीगल राइट्स, स्किल, लैंड ओनरशिप और फाइनेंशियल कैपिटल। किससे लोग जो है कौन से रिसोर्स से जो डिप्राइव हो जाते हैं? अगर हम लिमिट करें फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी की डियर स्टूडेंट्स, वो आपने इस क्वेश्चन में बता देना है। सिंपली इट इज़ द स्किल। बाय लिमिटिंग फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी टू द इनफॉर्मल सेक्टर, पोवर्टी जो है वो डिप्राइव करते हैं पीपल ऑफ की ऑफ स्किल, ठीक है, डिप्राइव्स ऑफ स्किल, डिप्राइव्स फ्रॉम रिक्वायर्ड स्किल या रिक्विजिट स्किल, ठीक है। तो नंबर 9 आपके लिए जो फ्रेम किया गया है, विच आस्क्स यू विच मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम ड्यू टू वाइड स्प्रेड पोवर्टी। आपसे सवाल पूछता है कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है जो विच रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, जो लोगों की इनकम है, उनके हाथ में जो इनकम बचती है अगर वो कम होती है, ठीक है, गुर्बत की वजह से, ठीक है, तो उससे क्या होता है? द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड एज कि मैक्रो इकोनॉमिक, इससे कंफ्यूज नहीं होना मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस से। नीचे कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, विच मीन्स कि ओवरऑल इकोनॉमी में ये नताइज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। किससे होते हैं? अगर लोगों की आमदनी कम हो जाए। कौन सी आमदनी? जो उनके हाथ में बचती है खर्च करने के लिए, ठीक है।
तो आपने बता देना है गुर्बत की वजह से अगर लोगों की आमदनी कम हो जाती है तो उससे क्या होगा इकोनॉमी में, वो आपने बता देना है। क्या करंट अकाउंट सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी, सेविंग डिक्लाइन होगी, स्टॉक मार्केट रैली, ठीक है, स्टॉक मार्केट रैली होगी, तो आपने वो दे देना है। इट सिंपल है कि जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है तो सेविंग कम हो जाती है, ठीक है, और सेविंग कम होना एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है डियर स्टूडेंट्स। और ओबियसली जब लोगों के पास आमदन कम होती है सेविंग कम हो जाती है, और ये केस देखा गया है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनकी इनकम पर हेड इनकम कम होती है, डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, और ओबियसली वो सेव भी बहुत कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। सो नंबर 10 ऑफ का डियर स्टूडेंट्स, विच इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी अमंग फार्मर्स। आपने बता देना है कौन सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो एसोसिएटेड है विद पॉवर्टी अमंग फार्मर्स। इज इट excessive groundwater extraction 1, overuse of chemical inputs 2, soil nutrient depletion 3, deforestation 4। वो आपने बता देना है। So the correct option to this is environment impact जो होता है which is associated with the poverty among farmers, that is soil nutrient depletion। ये है वो environmental impact जो एसोसिएटेड है with the poverty among farmers। So नंबर 11 आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। The question which has been framed as which central government scheme provides wage employment to enhance income security among the rural poor। ये सवाल है आपका। ऑप्शंस हैं, क्या ये NREGA नरेगा है, PMGKY है, ये MGNREGA है, या PMGSY है। आपने बता देना है कि कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो प्रोवाइड करती है वेज एम्प्लॉयमेंट टू एनहेंस इनकम सिक्योरिटी अमंग द रूरल पुअर। डियर स्टूडेंट्स, आई सपोज कि आपने पढ़ा है, आप आंसर गेस कर पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं ये हमारा MGNREGA है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा जिसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्कीम है, आपको सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है 1। दूसरा ये प्रोवाइड करती है वेज एम्प्लॉयमेंट टू एनहेंस इनकम सिक्योरिटी अमंग रूरल पुअर, ठीक है। 100 दिन का रोजगार आपने सुना होगा नरेगा में ही मिलता है, इसे हम शॉर्ट में नरेगा कहते हैं, MG नरेगा, ठीक है। नंबर 12 जो आपके लिए फ्रेम किया गया है वो है व्हाट रेफर्स टू पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट लीगल जॉब कॉन्ट्रैक्ट और रिकॉग्निशन। वो लोग जो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, जो लोग काम करते हैं इनफॉर्मली, विच मीन्स इनफॉर्मल वर्कर्स हो गया वो, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जहाँ पे लोग काम करते हैं, वो कहीं उनकी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, कोई गवर्नमेंट उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहा होता है, कहीं उनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, लिखा पढ़ी नहीं, दिहाड़ी मजदूर की बात हो रही है यहाँ पे, वो होते हैं लेमैन्स लैंग्वेज में उनको आप समझें कि वो होती है इनफॉर्मल, दोज हु आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। तो आपने बता देना है व्हाट रेफर्स टू द टर्म बिलो और द एम्प्लॉयमेंट, जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रेफर्स टू द पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट लीगल कॉन्ट्रैक्ट और रिकग्निशन, ठीक है। क्या ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वेलनरेबल एम्प्लॉयमेंट है, या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, ये आपने बता देना है। डियर फ्रेंड्स, इसे हम वेलनरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं जब हमारे लोग जो हैं इनफॉर्मली काम करते हो, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हो, विदाउट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, विदाउट रिकग्निशन, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी सिक्योरिटी, एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक और लीगल, तो उस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम वेलनरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नंबर 12 फ्रेम्ड फॉर यू इज 13वां सवाल जो आपसे पूछता है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम फंडामेंटल शिफ्ट्स इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सवाल है, ठीक है, और आपसे पूछता है नीचे दिए गए 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है विच रिजल्ट्स फ्रॉम फंडामेंटल शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, व्हेन देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। गिविंग एन एग्जांपल, आपने देखा होगा जब जेके बैंक्स में पहली बारी कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए, बहुत मास लेवल पे कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए, इंस्टॉल किए गए, ठीक है, और काम को बेहतर करने के लिए ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया, तो
विच मीन्स कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। बहुत लोगों ने सीखा है, जिनको नहीं पता था, नहीं आता था, तो उन्होंने उनसे जॉब चली गई है। उनको जेके बैंक ने घर पे बिठाया, कहा कि सैलरी दे देंगे, अब घर पे बैठो। दिस वाज द सिनेरियो देन। आपको सवाल यहाँ आपसे क्या पूछता है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी बढ़ती है, और वो बढ़ेगी जब टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आ जाता है। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो लोग उससे अनएम्प्लॉयड हो गए, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में चेंज आ जाए, उसका भी वही मतलब है। ज़्यादा आपने मगजमारी नहीं करनी, ठीक है। क्या उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी कहते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की चेंज होने से आ जाती है बेरोज़गारी। क्या हम उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइकिलिकल और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसे हम जो टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की चेंज होने की वजह से बेरोज़गारी आती है, उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली नंबर 14 आपके लिए, व्हेन डज साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट ओकर्स। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो साइकिलिकल है, वो कब ओकर होती है, ठीक है, कब आपको देखने को मिलती है? ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स, 1 व्हेन पीपल स्विच जॉब्स, जब लोग स्विच जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 इन इकोनॉमिक रिसेशन, 3 ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जो पहले तो आंसर बता दूं इस सवाल का। आपका जो साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी आती है जब इकोनॉमी में रिसेशन हो, ठीक है, इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही हो, तो तब जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है, उसे हम साइकिलिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। रिसेशन के दौरान जो लोग जब जॉब स्विच करते हों, ठीक है, जब स्विच करें, एक जॉब छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब ढूंढने तक वो बेरोज़गार रहते हैं, ठीक है, उसे हम डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं उसे हम? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। जब लैक ऑफ स्किल्स की वजह से या टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की चेंज की वजह से जॉब आपकी छूटती हो, तो उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। खैर, इसे हम जो सीजन्स की वजह से, उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो किसी सीज़न की वजह से, या एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो पर्टिकुलर सीज़न के लिए आपको मिलती हो। दिस आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिस पे सवाल यहाँ फ्रेम किया गया है, जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किए गए हैं। सिमिलरली नंबर 15 आपसे पूछता है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, जनरली इन एग्रीकल्चर एंड अनरिकग्नाइज्ड सेक्टर। इसी अनरिकग्नाइज्ड सेक्टर को हम डियर स्टूडेंट्स इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में। तो सवाल आपसे पूछता है, कौन सी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ये डिफ़ाइन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जहाँ लोग काम कर रहे हों, लेकिन जितने बंदे चाहिए उससे ज़्यादा काम कर रहे हों, खासकर एग्रीकल्चर में और अनरिकग्नाइज्ड सेक्टर में। उस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, सरप्लस एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या वेलनरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। नंबर 16 आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। सिंपल सवाल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर करती है? डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी करती है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर करती है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी में है या होती है, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, NSSO मेजर करती है, ठीक है, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 17 आपका, विच अप्रोच काउंट्स पीपल अनएम्प्लॉयड फॉर इवन 1 आवर इन अ वीक एज मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, उसमें आपको बताता है कि कुछ अप्रोच हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, और एक अप्रोच आपने बता देना है कौन सा है, जो अप्रोच काउंट करता है पीपल अनएम्प्लॉयड फॉर इवन 1 आवर इन अ वीक, ठीक है।
क्या ये मंथली स्टैट्स है, क्वार्टरली स्टैट्स है, वीकली स्टैट्स है या एनुअल स्टैट्स है, वो आपने बता देना है। ठीक है, अगर आप सवाल समझ चुके हैं तो इट इज़ द वीकली स्टैट्स अप्रोच, वीकली स्टैट्स अप्रोच जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ऐसे मेजर करता है। ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर 18 आपका, व्हाट इज द मेन ड्राइवर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड टू जॉब क्रिएटेड। कौन सा मेन ड्राइवर है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड टू जॉब क्रिएटेड। ठीक है, इज दिस रिसोर्स क्रंच, डेमोग्राफिक प्रेशर, ऑटोमेशन और ग्लोबलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम मैन ड्राइवर जो है जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है, जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, रिलेटेड टू कि कितने जॉब क्रिएट हो रहे हैं, इसे हम डेमोग्राफिक प्रेशर इज़ द ड्राइवर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम ड्यू टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। नंबर 19 आपका सवाल, इनफ्लेक्स लेबर रेगुलेशन, इनफ्लेक्स inflexible labor regulations that discourage private investment and employment generation leads to which type of market failure। आपसे पूछता है जो inflexible labor regulations हैं that discourage private investment one and employment generation leads to what type of market failure, उसे क्या market failure होता है जब हमारी लेबर रेगुलेशंस इनफ्लेक्सिबल हो, जब वो डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को करती हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को डिस्करेज करती हो। ठीक है, मार्केट फेलियर कौन सा उससे होता है, कैपिटल मार्केट इम्परफेक्शन क्या उससे होता है, गुड्स मार्केट इम्परफेक्शन, लेबर मार्केट इम्परफेक्शन और फाइनेंशियल मार्केट इम्परफेक्शन, वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज इट कॉजेज लेबर मार्केट इम्परफेक्शन। ठीक है, जब इनफ्लेक्सिबल लेबर रेगुलेशंस हों। सिमिलरली नंबर 20 फॉर यू इज, व्हाट इम्पैक्ट डज अनएम्प्लॉयमेंट हैव ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। बेरोजगारी से रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन पे क्या असर पड़ता है, क्या ये इम्प्रूव टैक्स बयानसी करता है, क्या जीएसटी कंप्लायंस को लोअर करता है, क्या रेज इनकम टैक्स कलेक्शन, क्या कॉजेज रेवेन्यू लॉस। ओबियसली अगर बेरोज़गारी हो तो गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा नहीं ले पाएगी क्योंकि लोग उस टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इट कॉजेज रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ कि वो टैक्स कलेक्शन से जो आता है। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। सिमिलरली नंबर 21 फॉर यू इज़ विच इकोनॉमिक कॉस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स लाइंग आइडियल ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स हैं, लोग हैं, अगर वो बेरोज़गारी की वजह से बैठे हैं तो उससे कौन सा नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, कौन सा नुकसान होता है। ठीक है, वो नुकसान हमने बता देना है। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, नेशनल इनकम कम होती है, बजट ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स आइडियल है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो हमें बियर करना होता है, दैट इज़ जो हमारी नेशनल इनकम है वो डिक्लाइन होती है। ये आपने याद रखना है। नंबर 22 इसी सेशन पे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेशन पे हम कर रहे हैं, नंबर 22 पे पहुँचे हैं। सवाल आपके लिए फ्रेम किया गया है, व्हेन फ्यूअर जॉब्स एग्जिस्ट रिलेटेड टू जॉब सीकर्स। जब जॉब कम हो तो जॉब मांगने वाले ज़्यादा हो। फर्म्स कैन सप्रेस एम्प्लॉई वेजेस बिलो फेयर रेट्स लीडिंग टू विच आउटकम। जो फर्म्स होंगी वो एम्प्लॉयज़ के वेजेस को कम करेंगी। ठीक है, फेयर रेट से कम करेंगी, जितनी रेट्स उन्हें देनी चाहिए उसे कम करेंगी, तो उसे क्या होगा, स्ट्राइक एक्शन, स्ट्राइक करेंगे, वेज इन्फ्लेशन। ठीक है, हायर डिस्पोजेबल इनकम, पोवर्टी एलिवेशन। तो उसे क्या होने वाला है जब ये सिनेरियो हो जाएगा, एक सिचुएशन दी गई इस क्वेश्चन में, डियर स्टूडेंट्स, वेज इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा, वेज इन्फ्लेशन। नंबर 23 फॉर यू, लॉस ऑफ जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन एंड इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी कॉजेज विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार ऐसा कुछ हम कर चुके हैं, अगर बेरोज़गारी बढ़ती है ऑटोमेशन की वजह से या टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से, तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट आती है, फ्रिक्शनल, सीजनल, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल। डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी टेक्नोलॉजिकल
एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली number 25 is changing aspirations and rural to urban migration causes which type of unemployment? साइकिलिकल, सीजनल, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, ये आपने बता देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अगर आपकी एस्पिरेशन चेंज होती हैं, आप माइग्रेशन करते हैं तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल विच मीन्स कि आप यहाँ जॉब छोड़ते हैं और किसी और जगह जॉब ढूंढते हैं, जिस टाइम पीरियड में आप बेरोजगार रहे हैं उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, राइट। सिमिलरली नंबर 25 for you is what type of unemployment refers to the time lag when an individual searches for a new job on quitting an existing job? जब आप एक जॉब छोड़ते हैं एक जगह से फिर दूसरी जगह जॉब मिलने तक, जब आप बेरोजगार रहते हैं, ठीक है, तो उसे कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? हिडन, फ्रिक्शनल, वॉलंटरी या नेचुरल? क्या वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है या वॉलंटरी है? डियर फ्रेंड्स, उसे मैं अभी कोई कुछ 2-3 बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कन्फ्यूजन कोई नहीं, यहाँ भी आप स्विच कर रहे होते हैं जॉब्स में, एक जगह से दूसरी जगह जाके, रूरल में जॉब छोड़ी, अर्बन में गए, जॉब ढूंढी, रूरल से अर्बन तक, ये रूरल में जॉब छोड़ने से अर्बन में जॉब मिलने तक आप जो बेरोज़गार रहते हैं उसे फ्रिक्शनल कहते हैं। अगेन यहाँ भी सेम सिमिलर सिनेरियो है, तो यहाँ भी आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं।